Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of electrochemistry. After completing galvanic cell, or we can say electrochemical cell, now it's time to turn about the electrolytic cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या कर रहे थे? वी आर यूजिंग द केमिकल एनर्जी एंड वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट व्हाट शुड वी डू इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोस्तों हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और वी कैन से वोल्टेज अप्लाई करेंगे एंड फ्रॉम दैट वोल्टेज जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको पॉसिबल बनाने के बाद वी आर गोइंग टू जनरेट सम केमिकल्स, मेटल्स, गैसेस एक्सेट्रा एंड दी प्यूरिफिकेशन ऑफ दी मेटल्स ऑल्सो देयर. बट ये दोनों टॉपिक के बीच में दोस्तों यहाँ पे कंडक्टिविटी के बारे में, अबाउट द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अबाउट द कंडक्टेंस ऑफ द मेटल, बीच में दोस्तों थोड़ा सा एक पोर्शन दे रखा है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस टॉपिक, देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. सो लेट्स स्टार्ट विद दी व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक और वी कैन से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. स्टार्ट विद द रेजिस्टेंस. अब ये रेजिस्टेंस की बात करें इन दी फिजिकल लैंग्वेज और भी कैसे इन दी लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, आपको रेजिस्टेंस क्या है एकदम अच्छे से मालूम है. यू ऑलरेडी अवेयर द डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस. डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इज नथिंग बट दी रेजिस्टेंस और वी कैन से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. उसकी जो लेंथ है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम बोलेंगे ए. लेंथ इज एल एंड द area of cross section is A. So we can write, I repeat, so we can write so resistance R is proportional to length L and cross section area A. So we can write R proportional to L upon A. अभी दोस्तों यहाँ पे जब भी ये आपको सिंबल देखेगा, सिंबल ऑफ द प्रोपोर्शनल, अगर उसको इज इक्वल टू में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इफ यू वांट टू राइट आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए, तो हियर वी आर यूजिंग रो एज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो रो इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अभी दोस्तों यहाँ पे पहले एक बात करते हैं, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए. अभी जो ये हमारा रेजिस्टेंस ए है जो आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा था, केमिकल सेक्शन में भी 9th 10th में मे भी एडिशनल में आपने पढ़ा हो, तो आपको मालूम होगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस. यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द ओहम. आई रिपीट, यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द ओहम, जो आप ऑलरेडी दोस्तों जानते हो. अगर ऐसा यूनिट की बात करें, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस? ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस क्यूब इंटू ए स्क्वायर. एस क्यूब इंटू ए स्क्वायर. व्हाट इज एस एंड व्हाट इज ए? हियर एस इज नथिंग बट द टाइम हियर एंड ए इज द एरिया. ए क्या होगा? एरिया होगा और एस होगा टाइम. सो इट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. अभी दोस्तों इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे. एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कुछ नहीं है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और वी कैन से रेजिस्टिविटी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दोस्तों अगर आप ये टॉपिक पढ़ना चाहोगे तो आपको पता चलेगा ऐसे टाइप दिया गया है, मतलब एकदम मिक्स है. तो यहाँ से जो जितना एकदम मिक्स टॉपिक है उसको अगर डिवाइड करना है तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से और थोड़ा इजी हमको करना हो तो हमारे लिए यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारा ज़्यादा चाहिए. सो आई रिपीट, अभी यहाँ पे जो टॉपिक होने वाला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करा दिया. सो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए. I repeat, R is equal to rho into L by A, in which R is the resistance, L is the length, A is the area of the cross section and rho is nothing but the equilibrium constant, but that constant is nothing but the specific resistance. अभी दोस्तों यहाँ पे हमने यूनिट पढ़ दिया, यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस R that is ओहम. यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस R is ओहम और ऐसा यूनिट ये होगा. अगर दोस्तों हमको बात करनी हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, क्योंकि इसके बाद यही ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है इफ इन द राइटिंग एग्जाम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस सिमिलर डेफिनेशन ओवर हियर. पहले आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर यही कैलकुलेशन करते हुए आपको क्या करना है, ये रो फाइंड आउट करना. अगर रो को लिखना चाहो आई कैन राइट रो इज इक्वल टू आर इंटू, अभी क्या होगा, ए बाई एल. आर इंटू ए बाई एल, दैट वी कैन राइट. So what is the unit of rho? Unit of the R is ohm
and A is generally in meter square and L in meter. Sorry मीटर स्क्वायर और मीटर में से अगर इसको कैंसिल कर दें, यूनिट ऑफ दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी इज ओहम इनटू मीटर। अगर दोस्तों बात करते हैं स्मॉल स्केल की तो क्या होगा, और कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा ओहम इनटू मीटर में भी ये होगा ओहम इनटू सेंटीमीटर। ओहम इनटू मीटर की जगह पे हमको क्या मिलेगा, ओहम इनटू सेंटीमीटर। अभी यूनिट चेंज के एमसीक्यू आ सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड कोई सम आप कैलकुलेट करते हो देन तभी आप कभी ज़रूरत पड़े यूनिट चेंज करने की, तो ये दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए, 1 ओहम इनटू मीटर और वी कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूनिट 1 ओहम इनटू मीटर इज इक्वल टू 100 ओहम इनटू सेंटीमीटर। ये दोस्तों 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 10⁻²। अगर कहीं कभार आपको दोस्तों ये रिवर्स में पूछे 1 ओहम इनटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 और 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 को लिख सकते हैं 0.01 ओहम इनटू मीटर। ये याद रहना चाहिए। अभी दोस्तों मैं आपको इसके लिए इसको राइटिंग में कैसे लिखना है इसके लिए मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कराने वाला हूँ, सो नॉट टू वरी। बट यहाँ पे दोस्तों टाइम और जगह दोनों बचाने के लिए मैंने दोनों को काम साथ में कर दिया। अगर एग्जाम में लिखना है दोनों इंडिविजुअल लिखना है तो फिर से आपको ये वाला पूरा फंडा यहाँ पे लिखना है, बट एट दैट टाइम आपको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी रो। then you will say rho is nothing but the specific resistance or the resistivity। अब यहाँ पे दोस्तों इनपुट आता है, इनपुट फ्रॉम दी IUPAC। IUPAC ने इनपुट दिया दैट यू हैव टू टेक वर्ड रेजिस्टिविटी इन द स्पेस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ज़्यादातर केस में दोस्तों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ नहीं होता है, रेजिस्टिविटी इज वर्ड फॉर दी रो, ये अकॉर्डिंग टू IUPAC। सो ज़्यादातर केस में आपको इसके लिए रो मिलेगा। नाउ व्हाट इज द कंडक्टिविटी। अभी कंडक्टिविटी क्या है, ये भी फिजिकल टर्म है, ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है। कंडक्टिविटी का सीधा रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ है। सपोज इज आर दी कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स है जो चार्ज कैरी कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ जिसके अकॉर्डिंग हमको कंडक्टेंस है ये कैरी कर रहे हैं, और ये इसका वे है, फ्री पाथ है। अगर ये पाथ में दोस्तों बीच में रेजिस्टेंस रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस इसका कंडक्टेंस कम होगा। सपोज यू आर दी कंडक्टिव मटेरियल, आप कंडक्टिव मटेरियल और आपको कैरी करना है चार्ज। आप चार्ज कैरी करके जा रहे हो बट आपका जो रास्ता है आपके पास में दोस्तों किसी बेवड़े ने वो कांच की बोतल फेंक दी है, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर है, वहाँ पे किसी ने आग लगा दी है और आपको वहाँ से निकलना है। रेजिस्टेंस इज मोर सो योर कंडक्टिविटी इज लेस। अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आप जल्दी से वहाँ से नहीं निकल पाओगे, सो अपने साथ जो चार्ज कैरी कर रहे हो वो कम होगा। अगर दोस्तों उसकी जगह पे सेकंड कंडीशन जहाँ से लेके आपको जहाँ तक जाना है वहाँ पे एकदम स्मूथ एक वे बना दिया गया, जैसे हमको कोई वाटर पार्क में मिलता है, इजीली चार्ज कैरी करो और स्मूथ वे में चले जाओ। So there is no resistance or we can say less resistance, it means your conductivity is higher। So conductivity और resistance का relation यही है, जितना resistance ज़्यादा conductivity उतनी कम, और we can say जितना resistance कम उतनी conductivity ज़्यादा। So we can write conductivity G, I repeat conductivity G is nothing but the inverse of the resistance R। So we can write G is 1/R। G is nothing but the 1/R। सो पहले दोस्तों इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी रेजिस्टेंस की और उसके साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ लिया, उसी तरह यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की और इसी के साथ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी पढ़ लेंगे। ओके, सो पहले यूनिट की बात करते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द जी। जी का यूनिट क्या होगा, 1/R। R is nothing but the resistance, unit of the resistance is ohm, so we can say 1/ohm or we can say ohm inverse। What is the unit, ohm inverse, or you can say mho, ohm inverse और mho भी हो सकता है, but this is not the SI unit। SI for the conductivity is nothing but the Siemens, I repeat is nothing but the Siemens। so अगर दोस्तों हम चाहे तो ये कह सकते हैं 1 Siemens इज इक्वल टू 1 ओहम इनवर्स और 1 मोह, क्योंकि इसका यूनिट ओहम इनवर्स और मोह भी हो रहा है, ओहम इनवर्स और मोह भी हो रहा है और सीमेंस भी हो रहा है। इट मीन्स दोनों इक्वली हो गए। बट एज पर एज दी हम क्या करेंगे,
यूनिट ऑफ द जी इज एस, एस इज नथिंग बट द सीमेंस। ओके, और अगर ऐसा ही एक यूनिट एक हम प्रोसेस की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, देन वी कैन राइट ओहम इनवर्स और मो एज अ यूनिट। क्लियर है। अभी सर आपने यहाँ पे बताया था रेजिस्टेंस के साथ हमने जैसे रेजिस्टिविटी पढ़ ली, उसी तरह आप कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी आ जाएगी, आ सकती है। देखो G is nothing but the G is equal to 1 upon R. What is the value of R? R is nothing but rho into L upon A. So I can write 1 upon R. R is nothing but the R is equal to rho into L by A. So rho into L by A. So rho into L by A. अभी दोस्तों यहाँ पे नीचे मैंने जो ये लिखा है एज पर एज रूल, हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। सो वी कैन राइट G इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे बता दिया 1 अपॉन रो, सॉरी 1 अपॉन आर, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और वी कैन से इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज कंडक्टिविटी, देन 1 अपॉन रो, 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और 1 अपॉन स्पेसिफिक और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट दी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के। अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने शायद गलती कर दी है बोलने में, रिपीट कर रहा हूँ, 1 अपॉन आर और वी कैन से इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज कंडक्टिविटी, इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज कंडक्टिविटी, देन inverse of the resistivity is specific conductance. So we can write 1 upon rho in plus k over here, so k into A by L. So k is nothing but the specific conductivity. अगर दोस्तों यहाँ पे k है, इसको हम specific conductivity कह सकते हैं। So यहाँ पे क्या रूल हुआ, G is equal to, और we can say conductivity is equal to k into A by L, जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, उसके बाद इसकी बात करेंगे। G इज इक्वल टू और कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन A बाय L। चलो उसकी बात बाद में करते हैं, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। कहीं है दोस्तों आपको सीमेंस में से और वी कैन से ओहम में से कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो, कंडक्टिविटी, और रिवर्सली आपको वहाँ पे जाके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, देन अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है, देन यू आर एबल टू कैलकुलेट रिवर्सिबल ऑल्सो। ओके, नाउ अबाउट दिस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जैसे दोस्तों यहाँ पे IUPAC वालों ने इनपुट किया था, उन लोगों ने इनपुट ये दिया था, देन यू कैन वर्ड रेजिस्टिविटी इन स्पेस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एज you can word conductivity in the space of specific conductance। specific conductance भी दोस्तों इसको बोला जाता है K को। सो यहाँ पे अभी हम जैसे रेजिस्टिविटी एक्सेप्ट किया, यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी एक्सेप्ट किया है। सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी आर यूजिंग वर्ड कंडक्टिविटी एज द K। चलो G is equal to K into A by L, G is equal to K into A by L। so what is the value of K? K is nothing but the G into L upon A। I repeat, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, K is nothing but the G into L upon A। Now what is the unit for the K? अगर ऐसा यूनिट की बात करें दोस्तों, for the G ऐसा यूनिट इज सीमेंस, for the L मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, इसको मैं लिख सकता सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। रिपीट दोस्तों, इसको लिख सकते हैं सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। अगर कोई बोलना चाहे सर इसको ओहम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, बट जनरली आपको यही यूनिट में मिलेगा सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। अगर यहाँ पे हमने बात करी थी लार्ज स्केल और स्मॉल, लार्ज स्केल पे हम मीटर यूज़ कर रहे हैं और स्मॉल स्केल पे सेंटीमीटर। सिमिलर विथ कंडक्टिविटी ऑल्सो, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स भी हो सकता है और सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी स्केल। सो यहाँ पे भी दोस्तों सीमेंस इंटू सेंटीमीटर भी हो सकता है। अभी सिमिलर 1 ओहम इंटू मीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स इज इक्वल टू, और इसके साथ 1 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन भी आपको अभी इजीली फ्रॉम दिस कैलकुलेशन पता होना चाहिए। यहाँ तक दोस्तों क्वेश्चन होगा फॉर दिस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अभी सर ये तो ऐसा टाइप हो गया जैसे आपने अभी बताया था,
और ये ऐसा टाइप क्वेश्चन में से अगर आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट करने हैं, सो दैट इज़ लिटिल बिट हार्ड, ये हार्ड होगा। सो इसके लिए दोस्तों मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कराने वाला हूँ, सो नॉट टू वरी। चलो, और यहाँ पे एडिशनल एक बात जो मटेरियल में देने जा रहा हूँ उसमें के दिए तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज आफ्टर दिस टॉपिक ये हम ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं। सो फिर भी यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं जनरल केस में दोस्तों अगर हम बात करेंगे कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो जो भी सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई कंटेनर लेंगे, स्पेसिफिक कंटेनर, और वो स्पेसिफिक कंटेनर का एक कांस्टेंट होगा। दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एल अपॉन ए, बिकॉज अगर कोई कंटेनर, आई रिपीट, अगर कोई कंटेनर स्पेसिफिक यही हर बार यूज किया जा रहा है, इसकी लेंथ और इसका एरिया, ये क्या होगा, लेंथ एंड एरिया, वो तो कांस्टेंट ही होगा ना। सो वैल्यू ऑफ द एल अपॉन ए इज कांस्टेंट, सो वी कैन राइट के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी स्टार इज नथिंग बट द एल अपॉन ए, वो वैल्यू कांस्टेंट होगी। बट इसके लिए अभी दोस्तों थोड़ी वेट करते हैं, हम पढ़ने वाले हैं। देन कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी और किसके ऊपर डिपेंड करती है। सो कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस की आप कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना चाहते हो, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। देन टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑल्सो। हाँ, बट वी कैन से द वैल्यू ऑफ द प्रेशर इज नॉट एज मच इम्पोर्टेंट एज टेम्परेचर एंड एज द नेचर, बट प्रेशर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर कंडक्टिविटी। अभी दोस्तों ये कंडक्टिविटी अगर पूरा क्वेश्चन देखने की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस सेल के लिए और वी कैन से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। बट दोस्तों यहाँ पे अगर कोई मेटालिक कंपाउंड है या फिर वी कैन से कोई सॉलिड कंपाउंड है तो उसकी भी कंडक्टिविटी इसके रिलेटेड ही है, तो हमको साथ में पढ़नी पड़ेगी। सो अभी दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिव मटेरियल। सॉलिड मटेरियल के लिए इसको हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, एंड सेकंड इज फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी और वी कैन से आयोनिक कंडक्टिविटी। ओके फ्रेंड्स, एज वी डिस्कस हमको यहाँ पे 2 टाइप के मटेरियल की कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, मेटल की कंडक्टिविटी और वी कैन से मिस मेटल की कंडक्टिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। ऐसे देखा जाए तो अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करो दोस्तों तो ये कंडक्टिविटी से आपका पूरा चैप्टर हो सकता है, बट यहाँ पे हमको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसका जो मेन पोर्शन है वही हम पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट इज व्हाट इज द मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। ये मेटालिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी एक्चुअल में है क्या। अगर दोस्तों बात करें कोई भी मेटल वायर की, सपोज यहाँ पे कॉपर मेटल वायर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को वर्क करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया है। सो कॉपर वायर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसका फ्लो कौन करता है, व्हाट इज़ दी चार्जेस, वो कौन से ऐसे पार्टिकल है जो उसको कैरी करके ले जा रहे हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर जो दोस्तों चार्ज कैरी करके वन एंड टू अनदर एंड तक जो जिसकी मदद से जा रहे हैं दे आर नथिंग बट दी इलेक्ट्रॉन्स। सो मेटालिक कंडक्टिविटी को दूसरे नाम से अगर जानना है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। आई रिपीट, बिकॉज इन द मेटल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से हम उसको कंडक्टिव मटेरियल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन की खुद की, आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन की खुद की मोशन होगी, उसकी काइनेटिक मोशन जिससे वो फ्लो करेगा और अपने साथ चार्ज को भी कैरी करेगा। सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द, और वी कैन से काइनेटिक मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमको कंडक्टिविटी मिलेगी। सो वी कैन राइट कंडक्टिविटी ऑफ द करंट थ्रू द मेटल इज नॉन एज अ मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। उसको हम मेटालिक भी बोलेंगे बिकॉज मेटल से हो रही है और मेटल के अंदर रहे इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हो रही है। सो उसको दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी भी कहेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, मेटालिक कंडक्टिविटी इज ड्यू टू काइनेटिक मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे दोस्तों कुछ पैरामीटर्स है जिसके ऊपर ये मेटालिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। सो पैरामीटर आपको याद रखने हैं। अगर यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन निकालना है पॉसिबल है, एमसीक्यू निकालना है पॉसिबल है, 2 मार्क क्वेश्चन भी पॉसिबल है। सो किस तरह से हो सकता है, फर्स्ट इज नेचर ऑफ द मेटल, आई रिपीट, फर्स्ट इज नेचर ऑफ द मेटल, स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, मेटल का स्ट्रक्चर क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेंटर से कितने दूर है, कितने इजीली वो निकल सकते हैं। देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
कोई मेटल है और मेटल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट डजेंट मैटर, उसका दोस्तों कंडक्टिविटी के साथ कुछ रिलेशन नहीं है। बट यस वी कैन से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो कंडक्टर्स बन सकते हैं, यहाँ पे जो चार्ज को कैरी कर सकते हैं। सो हियर द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, एक एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पोर्शन। देन द टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट टर्म फॉर द मेटालिक कंडक्टिविटी। आप दोस्तों कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हो, सपोज यू आर वॉचिंग अ टीवी, और आपका जो टीवी जो इंस्ट्रूमेंट है आपने 2 या 3 दिन तक कंटिन्यू 24 आवर उसको आपने कंटिन्यू रखा है, सो पॉसिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा हीट गेन करेगा, उसके अंदर हीट जनरेट होगी, और बिकॉज ऑफ दैट हीट कहीं कभार ये भी होगा आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक से वर्क ना कर पाए, उसमें कुछ दिक्कत आए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादातर केस में क्या होगी, जो भी मेटल कंडक्टर्स है, मेटल वायर्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन से करंट फ्लो लेते करते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसकी कैपेसिटी कम होती है। और कहीं ऐसा भी हो सकता है एकदम टेम्परेचर ज़्यादा हो सो वो पूरा डेड हो जाए, वर्क कर भी ना पाए। सो वी कैन से मेटालिक कंडक्टिविटी इज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपके पास कोई भी मेटल वायर हो, ठीक से वर्क करा, उसको एकदम ठीक से गर्म कर दो, फिर उसका यूज़ करो, पहले जैसा फ्लोट उसका यूज़ हो रहा था फिर बाद में नहीं हो सकता। सो वी कैन से कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल और वी कैन से मेटालिक कंडक्टिविटी इज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट एक चीज़ है दोस्तों, अगर उसको आप 2 दिन तक टीवी शुरू रखो या 3 दिन या 4 दिन तक, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा हीट हो सकती है, आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता है। बट ऐसा हो सकता है उसका पूरा कंपोजिशन चेंज हो जाए। आई मीन टू से आपने कॉपर वायर यूज़ किया और वो कॉपर वायर सिल्वर वायर में कन्वर्ट हो जाए या फिर गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो सर अच्छा होगा। अगर ऐसा होता है तो लॉकडाउन में और कुछ काम ही नहीं करते, गोल्ड बनाते। कितने भी टाइम तक कितना भी टेम्परेचर दो, उसका जो स्ट्रक्चर है, टोटल स्ट्रक्चर, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। सो वी कैन से कंपोजिशन ऑफ द मेटालिक कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज विद द टाइम। अगर आप कितने भी टाइम तक उसको कैरी करते हो, इट डजेंट मैटर कितना टाइम और कितना टेम्परेचर है, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। यस, उसकी कैपेसिटी डाउन हो सकती है। देन व्हाट इज द आयोनिक कंडक्टिविटी? आयोनिक कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। अगर दोस्तों हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, सपोज दिस आर द इलेक्ट्रोड, और ये हमारा कॉपर वायर है मेटालिक कंडक्टर, तो यहाँ से चार्ज कहाँ तक, मतलब ये जो वायर आपको दिख रहे हैं दे कैरी द चार्ज। देन ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो एबल टू कैरी द चार्ज। देन यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो चार्ज है दैट चार्ज इज कैरिड बाय आयंस, आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अंदर चार्ज कैरी हो सकता है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के लिए प्रॉपर वर्ड इज आयोनिक कंडक्टिविटी, बिकॉज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टेंस इज पॉसिबल ड्यू टू आयंस। सो दैट इज द आयोनिक कंडक्टिविटी। अभी दोस्तों आयोनिक कंडक्टिविटी के लिए नाउअडेज एक एक्सपेरिमेंट आप अभी के दिन में कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको प्योर वाटर मिल सकता है, अभी बारिश की सीज़न है। आप प्योर वाटर को एक जगह पे स्टोर करो और उसके अंदर आप मैं भी कंडक्टेंस मार्क करना चाहो, मेजर करना चाहो, तो मैं भी ये पॉसिबल हो आपको वहाँ पे कंडक्टिविटी ना भी मिले। बिकॉज प्योर वाटर में अगर हम बात करें, सपोज यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट में प्योर वाटर ले रहा हूँ, इन विच 10⁻⁷ मोलर H प्लस एंड 10⁻⁷ मोलर OH माइनस। ये दोस्तों जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है बहुत कम पड़ेगा। सो प्योर वाटर इज नॉट कंटेन द कंडक्टेंस। सो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले अगर बात करें उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू की, तो क्या मिलेगा 3.5 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। ये दोस्तों बहुत ही लो वैल्यू है। ये इंडिकेट करते हैं दैट प्योर वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर इसके अंदर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, वेदर इट इज़ एसिड, बेस और सॉल्ट, आप इसके अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो देन दैट वाटर इज सॉल्ट वाटर और एसिडिक वाटर और बेसिक वाटर। अभी उसके अंदर प्रॉपर नंबर ऑफ आयंस मिल जाएंगे, दे कैन कैरी द चार्ज। सो दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट इज द कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
अभी आगे दोस्तों हम ये लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिजोल्व इन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करते हैं, दे फर्निश देयर ओन आयंस इन दिस सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन के अंदर अपने खुद के आयंस ऐड करेंगे, दैट्स वाई कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज ऑफ दैट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बाकी प्योर वाटर की तो कम है, दैट वी नो। अभी दोस्तों यहाँ जैसे हमने पैरामीटर पढ़े थे, सम पैरामीटर्स विच इज़ यूज फॉर दी मैग्नेट वी कैन से मेटालिक कंडक्टिविटी, सॉरी। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमारे लिए आयोनिक कंडक्टिविटी है, उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट्स पैरामीटर्स है। दे आर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, मतलब जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो जिसके अंदर सॉरी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उसका नेचर कैसा है, वो कितने नंबर ऑफ आयंस फॉर्मेट कर सकता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सो वो जितने भी फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो वो नेचर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैन सेकंड पोर्शन इज साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। यहाँ पे एक बार दोस्तों सॉल्यूशन के अंदर वी कैन से सॉल्यूशन हमारे सॉल्वेंट के अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट में पहले तो डिसोसिएशन होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्मेट हो गए। वो फॉर्मेट होने वाले आयन के नंबर ऑफ आयंस भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज उसका साइज भी इंपॉर्टेंट है, प्लस उसका सॉल्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे सॉल्वेशन को दोस्तों मैं एक टर्म में बात कर रहा हूँ, सपोज दो सॉल्यूशन है दोस्तों, और यहाँ पे हमारे पास लिथियम प्लस है और यहाँ पे हमारे पास सीजियम प्लस है। पॉजिटिव आयन इज कॉमन, सॉरी पॉजिटिव आयन इज डिफरेंट, लिथियम प्लस एंड दिस सीजियम प्लस, और नेगेटिव आयन कॉमन है। तो हम ये कहेंगे दोस्तों यहाँ पे जो सीजियम प्लस वाला सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, बिकॉज उसका सॉल्वेशन कम होगा। यहाँ पे जितना छोटा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द पॉजिटिव रेडिकल, और अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होगे तो उसका सॉल्वेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, सॉल्वेशन ज़्यादा होगा। पॉजिटिव आयन को एकदम जकड़ के रखेंगे, वो फ्लुएंटली फ्लो चार्ज नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे सॉल्वेशन कम होगा। सो साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर देन द नेचर ऑफ दिस सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है और कितना विस्कस है, कितना गाढ़ा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर दी कंडक्टिविटी। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, आप कितना कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो। अगर एकदम सिंपल वे में बात करें दोस्तों, तो आप जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऐड करोगे उतने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा, इतना ज़्यादा चार्ज कैरी कर पाएंगे, सो उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा। इन सिंपल लैंग्वेज जैसा हम कह सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है उसके अदर फैक्टर। हम आगे पढ़ने वाले हैं, कहीं ऐसी कंडीशन भी मिलेगी जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो तो उसकी कंडक्टिविटी कम मिलेगी, और कम कॉन्सेंट्रेशन हो तो कंडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी, वो भी दोस्तों हम पढ़ने वाले। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, देन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो यहाँ पे भी था, टेम्परेचर यहाँ पे भी है। यस, टेम्परेचर इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, बट दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी। आपको मालूम होगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीज। यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी। सपोज दोस्तों हमने यूज़ किया है ए बी इज अवर इलेक्ट्रोलाइट, और इसका डिसोसिएशन होने के बाद हमको मिल रहा है A+N B-N, बट इसका ठीक से डिसोसिएशन हुआ नहीं है, मतलब इसका डिसोसिएशन हुआ है बट कम हुआ है। तो क्या होगा, उसका डिसोसिएशन कम हुआ है तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना जो डिसोसिएशन अभी नहीं हुआ वो भी डिसोशिएट हो जाएगी। सो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो गए, ऑब्वियसली नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होने के साथ टोटल ज़्यादा चार्ज करंट फ्लो कर पाएंगे। सो उसके टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्लियर है। अभी दोस्तों एक चीज़ में रखनी है, दैट इज़ आपको दोस्तों दिमाग में एक चीज़ ये रहनी चाहिए, यहाँ पे अगर कितने भी टाइम तक आप इस सेल को कंटिन्यू रखो या फिर वो कंडक्टिव मटेरियल को कंटिन्यू रखो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे है, अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और काफ़ी लंबे टाइम तक आप यहाँ से डीसी करंट फ्लो कर रहे हो, डीसी करंट, it leads to change in composition, then the composition of this solvent or composition of this solution, electrolytic solution में भी change, वो change हो सकता है। यहाँ पे ये नहीं होगा। सो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से डिले,
यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कंडक्टिविटी कम होगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। देन देर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन इज चेंज इन कंपोजिशन बिकॉज ऑफ डीसी करंट। अगर लंबे समय तक हम डीसी करंट पास करेंगे देन उसका कंपोजिशन चेंज हो सकता है। ओके, ये बात हुई दोस्तों दोनों टाइप के कंडक्टेंस की, दोनों टाइप के मीन्स मेटालिक एंड दी आयोनिक। ओके, अभी दोस्तों जो हमने आगे कंडक्टिविटी पढ़ी थी उसकी जो वैल्यू टेबल, आपको एक टेबल दिखने वाली है बाद में, वो वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है आपको वाटर के लिए ये कंडक्टिविटी वैल्यू कम मिल रही है, सो हम ये बोलते हैं वाटर की कंडक्टिविटी कम है। सो एज फार एज द वैल्यू, हम ये टोटल कंडक्टिव मटेरियल को टोटल 3 टाइप्स में उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज, कौन कौन से 3 टाइप्स हो सकते हैं? फर्स्ट इज कंडक्टर्स माने ज़्यादातर केस में मेटल हो गए। आई रिपीट, कंडक्टर्स में ज़्यादातर टाइप में क्या हो गए, मेटल हो गए, कहीं कभार मिक्स मेटल मिलेंगे। एंड ग्रेफाइट विच इज़ नॉन मेटल बट वो भी कंडक्टर्स हैं, सो उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू ज़्यादा है, सो दे आर ग्रेट कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर कंडक्टर्स। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे मटेरियल भी है, ग्लास है, सिरामिक है, सम पॉलीमर्स है, जिसकी कंडक्टिविटी वैल्यू है, सो दे आर नॉन कंडक्टर। इन दी साइंटिफिक लैंग्वेज दे आर इंसुलेटर्स, दे आर नथिंग बट दी इंसुलेटर। बट दोस्तों तीसरा मटेरियल हमको मिलेगा, दैट इज बिटवीन दिस बोथ मटेरियल, उसकी कंडक्टिविटी फ्रॉम दी कंडक्टर्स कम है, फ्रॉम दी इंसुलेटर्स ज़्यादा है। दे आर नथिंग बट दी सेमी कंडक्टर्स, दे आर नथिंग बट दी सेमी कंडक्टर्स। देन लास्ट इज सुपर कंडक्टर। ये 3 में नहीं दिए गए, बट सुपर कंडक्टर वो है जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है। सो सुपर कंडक्टर ऐसा मटेरियल है दोस्तों जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है, दे आर सुपर कंडक्टर्स। नेचर में ऐसे कोई सुपर कंडक्टर नहीं मिलते। अगर पहले की बात करें, एट वेरी लो टेम्परेचर हमको कुछ कंडक्टर्स मिलते थे अबाउट 15 केल्विन टेम्परेचर, बट नाउअडेज अगर आज के दिन की बात की जाए नियर अबाउट 150, ये भी लो टेम्परेचर ही है, बट अगर उसके साथ कंपेयर करें 15 के साथ 10 केल्विन के साथ, तो ये 150 केल्विन इज़ मोर वैल्यू। तो कुछ सिरामिक मटेरियल है, कुछ मिक्स मटेरियल्स है विच आर वर्क एज ए सुपर कंडक्टर्स एट द टेम्परेचर ऑफ 150 और नियर अबाउट 150 केल्विन। ओके, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, यू कैन सी, write a note on classification of conductors based on the mass of the conductor। सो यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने बात की, मेनली हम यहाँ पे 3 टाइप्स के कंडक्टर्स लग सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इज कंडक्टर्स, देन सेमी कंडक्टर्स, एंड द लास्ट वन इज इंसुलेटर, एंड द फोर्थ वन इज सुपर कंडक्टर इज ऑल्सो देयर। Conductor, they are very large, they have very large conductivity, for example metal, mixed metals, some non-metal like carbon black and graphite, some carbonic polymers like polyacetylene in iodine, polyaniline, polypyrrole, polythiophene, etc. Then semiconductor, their conductivity is in between conductors and the insulators. Examples are there, just read carefully. And last one is insulators, they have very less conductivity like glass, Teflon, ceramic, etc. Materials are classified into conductors, insulators, semiconductors, depend upon magnitude of their conductivity. You can see metals and their alloys are nothing but the mixed metals, have large conductivity and are known as conductors. Certain non-metals like carbon black, graphite and some organic polymers are also electrically conductive materials. Then substances like glass, ceramic, etc. having a very low conductivity are known as insulators. Then some substances like silicon, doped silicon and gallium arsenide having a conductivity between conductor and the insulator, दोनों के बीच की है. So we can say they are nothing but the semiconductors. They are very much useful material for the इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री और वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. देन अभी दोस्तों बात हो रही है सुपर कंडक्टर की. कई बार सुपर कंडक्टर से MCQ आ चुके हैं, सो प्लीज़ यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना. सर्टेन मटेरियल कॉल्ड
सुपर कंडक्टर्स हैव अ जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। अगर आगे की बात करें दोस्तों कुछ टाइम पहले की, अर्लियर ओनली मेटल्स एंड देयर एलोज एट वेरी लो टेम्परेचर नियर अबाउट 0 to 15 Kelvin were known behave as a superconductor, but nowadays there are several ceramic material and some mixed oxide are also known to show superconductivity at temperature as high as 150 Kelvin. Actually 150 Kelvin is not a high Kelvin temperature or high temperature, but in comparison to 0 to 15 Kelvin, yes we can say 150 Kelvin is a higher temperature. So ये क्वेश्चन से दोस्तों आपको MCQ आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसको ठीक से देखना है। ओके, तो आगे के लेक्चर में दोस्तों हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर किसी भी गैल्वेनिक सेल की अगर बात करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी मेज़र करने के लिए और उसका सेल कांस्टेंट कैसे मेज़र करेंगे, एक्चुअल रेजिस्टेंस कैसे मेज़र कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी प्रैक्टिकली कैसे मेजर हो सकती है वो पढ़ने वाले हैं। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।